चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सर ये ऐसा क्यों होता है कि रिकॉर्डिंग ऑन होते कोई एक लेफ्ट हो जाता है? पता नहीं बेटा, मुझे भी नहीं समझ। सर आपको पहले ही पता चल जाता है। हाँ, हमको आ जाता है नोटिफिकेशन। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। माय नेम इज मोहम्मद नोमान और आज हम देख रहे हैं रेक्टिलिनियर मोशन का लेक्चर नंबर 5, इक्वेशंस ऑफ मोशंस। आज का टॉपिक है 11 फिजिक्स तेईस सिलेबस कवर कर रहे हैं और आज की डेट 31/12/24 है। दिस इज द लास्ट डेट, क्योंकि मैं 24 लिखूंगा। टॉपिक्स आज हम अगर कवर करने की बात करें, इक्वेशंस ऑफ मोशंस, मोशन अंडर 1D ग्रेविटेशन और ग्राफ्स हम कवर करेंगे। इन टॉपिक से आज अपडेटेड आप वेटेज देखोगे कि एक्सेलरेशन और 1D इन ग्रेविटी और ग्राफ से जो क्वेश्चंस आए वो कितने आए हैं। 10 है, 9 है, 2022 में 11 है, 9 है, 4 है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं वेटेज। रिकॉल कॉन्सेप्ट की बात करूं तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सेलरेशन पढ़ाया था। एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया था कि ये डिपेंड करता है किस बात पर, चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। और चेंज इन वेलोसिटी तीन तरीके से हो सकती है। चेंज इन वेलोसिटी हो सकती है जब उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, और चेंज इन वेलोसिटी हो सकती है जब डायरेक्शन चेंज हो, और चेंज इन वेलोसिटी हो सकती है जब बोथ चेंज हो। और जब चेंज इन वेलोसिटी होगी, जब मैग्नीट्यूड चेंज होगा, तब क्या होगा, तब एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में लगेगा, तब एक्सेलरेशन पैरेलल या एंटी पैरेलल लगेगा। जब डायरेक्शन चेंज होगा तब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होगी वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। और जब मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होगी वो या तो पैरेलल होगी या एंटी पैरेलल होगी, डायरेक्शन टू एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी। और जब दोनों चीजें होंगी, यानी दोनों चेंज होगा, तब हमारे पास दो कंपोनेंट होंगे, एक पैरेलल वाला, एक परपेंडिकुलर वाला। पैरेलल वाला क्या करेगा, उसके मैग्नीट्यूड को या इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, और परपेंडिकुलर वाला क्या करेगा, उसके डायरेक्शन को चेंज करेगा। उसके बाद मैंने आपको मोशन इन 1D पढ़ाया था। तो मोशन इन 1D में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन थी, तो मुझे पता है तुम लोगों को होगी। पहले मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने दिया करो, फिर सारे सवाल पूछा करो कि इसमें हमेशा क्या होगा। वी की डायरेक्शन आपको देखना होगा, अपवर्ड डायरेक्शन है तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो नेगेटिव। एच की डायरेक्शन देखना होगा कि ऊपर तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ तो पॉजिटिव, नीचे तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो नेगेटिव। उसी साथ आपको जब आप 1D मोशन, ग्रेविटी में मोशन इन 1D अंडर ग्रेविटी में जब बात करोगे, जब ग्रेविटी के मुँह 1D मोशन की बात करोगे, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा नेगेटिव ही लगेगा। टाइम हमें कब क्या होगा, कब पॉजिटिव होगा टाइम, कब नेगेटिव होगा टाइम, कौन बताएगा? टाइम तो नेगेटिव नहीं टाइम होगा। हमेशा पॉजिटिव रहेगा। टाइम पॉजिटिव होता है। और नेगेटिव कब हो, क्या नेगेटिव कब होगा? टाइम थोड़ी होता है कभी नहीं नेगेटिव। होगा सर। टाइम ऑलवेज टाइम वेरी नेगेटिव गुड। रहेगा। हाँ ठीक है, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि सर टाइम है सर। टाइम स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है कि आप बैक टाइम में भी चले जाओ। नेगेटिव टाइम होने का मतलब अभी जो 8 बज करके कितना टाइम हो रहा है, 8 बज करके 59 हो रहा है, तो नेगेटिव होने का मतलब आप 8 बज के 58 में भी जा सकते हो, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, एक स्केलर क्वांटिटी। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, हमारे पास एक टेस्ट दिया गया है कि एक छोटा सा टॉय है जो मूव कर रहा है। पढ़ो, अमर सिंह मीना पढ़ो उसको, रीड आउट लाउड द क्वेश्चन। इतना टाइम नहीं वेस्ट किया करो, कोई और पढ़ो जल्दी से। सर कैन आई रीड? हाँ बेटा पढ़िए, ठीक है। अगर किसी को आवाज नहीं पहुंच रही तो कोई और स्टार्ट कर दिया करो पढ़ने। A small toy starts moving from the position of rest under a constant acceleration. If it travels a distance of 10 meters in t second, the distance traveled by the toy in the next t second will be. हाँ, अभी पूछा गया है कि एक स्मॉल टॉय मूव करना शुरू कर रहा है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में ये मूव करना शुरू कर रहा है, यानी कि यहाँ से एक टॉय है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, मूव करता है और ये टी टाइम तक मूव करता है, जिसमें 10 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेता है। टी सेकंड मूव करता है 10 मीटर की डिस्टेंस पर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टॉय इन द नेक्स्ट टी सेकंड, अगले टी सेकंड में जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो आपको बताना है। टर्न ऑफ, वो आपको बताना है अगले टी सेकंड में। ये मैं बोल रहा हूँ अगला टी सेकंड है, इसमें अगला टी सेकंड ये हो गया। अब इसमें जो डिस्टेंस है x है, वो आपको बताना है कि वो डिस्टेंस x कितनी होगी। अब आपको पता है, यहाँ पे मैंने बोल दिया है कि जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है पूरी जर्नी में, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, फिक्स है। तब जहां पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन का 4
फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ा रखा है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2as v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as v इज इक्वल्स टू u प्लस at x इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और उसके बाद मैंने पोजीशन भी पढ़ा रखा है, पोजीशन के फॉर्म में भी फॉर्मूला पढ़ा रखा है, x इज इक्वल्स टू x नॉट प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और उसके बाद मैंने एवरेज वेलोसिटी के फॉर्म में फॉर्मूला पढ़ा रखा है, डेल्टा x इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी u प्लस v बाई 2। ये सारे फॉर्मूले आपको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा रखा है। तो यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन दिख रहा है, वेलोसिटी दिख रहा है, इनिशियल वेलोसिटी दिख रहा है, टाइम दिख रहा है, डिस्टेंस दिख रहा है। यानी एक्सेलरेशन a है, इनिशियल वेलोसिटी u है, टाइम t है और डिस्प्लेसमेंट s है। इन चारों में रिलेशन किस फॉर्मूले में आता है? इस फॉर्मूले में आता है। ये चारों क्वांटिटी इस फॉर्मूले में आती है जो कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था। अब इस येलो वाले पार्ट के मोशन के लिए हम येलो वाला मार्कर यूज करेंगे और इसमें हम निकालेंगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इसमें हमको इनिशियल वेलोसिटी पता है 0 तो खत्म हो जाएगा, हाफ की जगह हाफ। एक्सेलरेशन नहीं पता मुझे, टी स्क्वायर कितना है नहीं दिया है तो टी स्क्वायर। और कितना चला है इस टी टाइम में, कितना चला है 10 चला है तो मैंने लिख दिया 10 इज इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 20 इज इक्वल्स टू at स्क्वायर। अब यहाँ पे जो ग्रीन वाला पार्ट है उस वाले पार्ट में अब हम बात करेंगे। एक्चुअली हमारे पास फॉर्मूला है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब अगर मैं इस फॉर्मूला को लगाऊंगा टाइम, पूरे जर्नी के लिए लगाऊंगा टाइम, तब मैं क्या लिखूंगा? अब पूरी जर्नी में टोटल डिस्टेंस कितनी हुई है? यहां से यहां तक डिस्टेंस x है, यहां से यहां तक डिस्टेंस 10 है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली 10 प्लस x 10 प्लस 10 x। प्लस एक्स। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, खत्म कर दिया, हाफ को हाफ लिख दिया। एक्सेलरेशन नहीं पता, टाइम भाई यहां से यहां तक पूरी जर्नी में टोटल टाइम कितना लगा है? 2t 2t, तो टी स्क्वायर नहीं लेंगे, यहाँ पे 2t स्क्वायर लेंगे। अब उसके बाद थोड़ा सॉल्व करेंगे, 10 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू हाफ एक्सेलरेशन a, ये कितना हो जाएगा 4t स्क्वायर। थोड़ा और सॉल्व करेंगे, 10 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2at स्क्वायर। अब यहाँ 80 स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ पे मैंने 80 स्क्वायर की वैल्यू पता है कितनी है 20, तो 10 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू 20 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर 40 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 30 मीटर हो जाएगी। ये बात समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, चलो अब अगली बात अगर हम करें यहाँ पर, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वगैरह तो आपको लास्ट क्लास में पढ़ रखे हैं। आज से हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमें 1D वर्टिकल मोशन हम करोगे। अब इक्वेशंस इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की बात कर लें। ये पहले भी आप पढ़ चुके हो कि जब अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है किसी टाइम इंटरवल में, तब हम बात करेंगे कौन कौन सी इक्वेशन लग रहे हैं। यहाँ पे अगर आप एक मोशन भी देख सकते हो स्निपेट में कि एक्सेलरेशन लग रहा है, जब दोनों बॉडी स्टार्ट कर रहे हैं तो इस पे एक्सेलरेशन लग रहा है और इस पे एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है। तो इस वाले ऊपर वाले पार्ट को देखोगे तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिक्स वेलोसिटी से चलते जा रहा है और ये शुरू करता है जीरो वेलोसिटी से। शुरू में इसकी वेलोसिटी 0 थी, लेकिन बढ़ते 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 बहुत ज्यादा पहुंच जाती है जब वो आखिर है। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक केस आप रियल लाइफ एग्जांपल काइंड ऑफ देख सकते हो। ये आपका एक्सेलरेशन का फार्मूला v माइनस u अपॉन t, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला भी बता रखा है u प्लस v अपॉन t। और ये क्या है, पीछे आपको लास्ट क्लास में पढ़ा रखा था कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो v एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल के बराबर होगा, इसी फार्मूले को लिख दिया है। तो उसी चीज को दोबारा उन्होंने वैल्यू पुट कर दिया है v एवरेज का और लिख दिया है कि v एवरेज कैसे निकलता है, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलती है, u प्लस v बाई 2 करके एवरेज वेलोसिटी। बाकी u प्लस at पता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और ये vt माइनस हाफ at स्क्वायर जब आगे चल करके बॉडी ब्रेक लगाएगी तब लगेगा। तो इसको समझने की इंपॉर्टेंस जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप खुद ही इसको लगा सकते हो। ये भी क्वेश्चन मैंने पढ़ा रखा है कि ये कब होगा, x इज इक्वल्स टू x नॉट प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जब आपको पोजीशन के टर्म्स में फॉर्मूला बताएगा। और v इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s रिलेशन भी आपने पढ़ रखा है। जब वेलोसिटी हो, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट हो, तब उन चारों में ये रिलेशन आता है। ग्राफ की बात करें, स्ट्रेट लाइन मोशन ग्राफ की बात करें कि जब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो ब्लू वाली बॉल है ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, एक ही लाइन में मूव कर रही है, तब उसका आप पोजीशन टाइम ग्राफ देख सकते हो कैसे बन रहा है। टाइम के साथ साथ इसकी पोजीशन ऐसे बढ़ती जा रही है, ऊपर गया ग्राफ फिर नीचे आ गया। अब ये ग्राफ का शेप आपसे अक्सर पूछा जाता है, ये ग्राफ का शेप क्या है, तो आप बोलोगे सर ये पैराबोलिक शेप है। जब आप ऐसे मोशन 1D की बात करेंगे, वन डायमेंशनल मोशन में अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहा हूं तब स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, तब जो ग्राफ होगा वह कैसा होगा। उसके अलावा यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या बोला है,
यहाँ पर एक आपको ग्राफ बना करके दिखाया गया है एक्स और वाई में। यहाँ पर जो ग्राफ था टाइम और पोजीशन था, यहाँ पर एक्स और वाई में आपको एक ग्राफ दिखाया गया है। यहाँ पर सिर्फ बेसिकली ग्राफ बताया गया है, अभी ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, मैथ का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं यहाँ। अब यहाँ पे क्या बोला है कि थीटा इज द एंगल विच स्ट्रेट लाइन इज इंक्लाइंड टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। थीटा 0 से 180 के बीच का लेते हैं। ये जो एंगल बना रहा है इसको हम बोलते हैं थीटा एंगल, और ये इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है ये हम देखते हैं। एंगल बहुत सा बना रहा है, इधर भी एंगल बना रहा है उसको नहीं देख रहे हैं हम, इधर भी एंगल बना रहा है उसको नहीं देख रहे हैं हम, इधर भी एंगल बना रहा है उसको नहीं देख रहे हैं हम हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे मूव करेंगे तो हमको मिलेगा ग्राफ। यहाँ पे देखो ये भी ऐसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मैं जाऊंगा तो मुझे मिलेगा थीटा एंगल मिलेगा। और ये एंगल यहाँ 0 से स्टार्ट होकर के मैक्सिमम 180 तक जाता है, हम 0 से 180 तक ही लेते हैं ये एंगल जो बात करते हैं। देन द स्लोप ऑफ द लाइन डिनोटेड बाय m, स्लोप को m से लिखते हैं, ये मैथमेटिकल टर्म है। और स्लोप जो निकलता है वो क्या निकलता है, इसी एंगल जिसकी हम बात कर रहे थे उसका टेंजेंट ले लो, टैन ले लो, तो आपको क्या निकल जाएगा, स्लोप निकल जाएगा। अगर थीटा 90 होगा तब टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी पहुंच जाती है। सर चैट बॉक्स खोलना है एक बार। चैट बॉक्स तो खुला है ना बेटा इस, अच्छा चैट बॉक्स नहीं सर पढ़ना। स्क्रीन नॉट विजिबल है। नहीं सर, एक कोई सर स्क्रीन तो विजिबल। शर्मा नाम का बंदा है सर, कोई वो बार बार ना यूजलेस व्हाइट बोर्ड्स की कोई एक्टिविटी में कोलैब करा रहा है मेरे को, बार बार बहुत बार मैसेज आ गया है सर उसके। क्लास में सर, पिछली क्लास में भी यही काम किया था इसने, इस बार भी यही हो क्या रहा है। नाम है, ऋषिक शर्मा नाम है क्या? नहीं सर, शर्मा है, only सिर्फ शर्मा। शर्मा है सर, अंडरस्कोर शर्मा। अंडरस्कोर शर्मा। दो तीन बार डिस्टर्ब कर वो शर्मा कहाँ पे, अंडरस्कोर शर्मा है ना सर अभी उसने लीव कर दिया क्लास, अच्छा किसी, अच्छा मैंने सर्च किया फिर से, उसने लीव कर दिया। पिछली क्लास में सर इसने यही किया था। सर ये क्या करता है, इसने किसी बच्चे का, जैसे पिछली बार इसने अंजलि वाले का नाम उठा के और डीपी वगैरह लगा के ना, सर इसने यही करके बहुत तंग किया सर। तेरे को फिर से है सर, वो मुझे लगता है वो क्लास में है पर कोई किसी और का नाम लेके बैठा है। बेटा अगर एक्शन लेने पे आ जाएंगे ना बेटा तो फिर आपकी सर वन डाउट सर। सही नहीं होगा। यस रहने तो सर, आपकी करो। सर हाँ बेटा अब सर देखो। भी सर सुनिए। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सर एक चीज देखिएगा सर, जैसे ये है, इसे एक सेकंड सर, जल्दी जल्दी। ग्रीन स्क्रीन बंद करना भाई, ऐसे नहीं दिखेगा। सर ग्रीन स्क्रीन बंद कर। अरे यार वो ग्रीन स्क्रीन, सर ये देखिएगा वीडियो दिखा रहा होगा, सर ऐसे कर सकते हैं, ग्रीन स्क्रीन बंद ही नहीं हो रहा। ग्रीन स्क्रीन बंद कर पहले, उसके बाद देख। हाँ सर, ये सर जैसे ये ग्राफ है सर, इसे ऐसे होता है सर, ऐसे ही बेटा वो आएगा, अभी आगे आ रहा है ध्रुव, टेंशन नहीं लो। जो आप बात कर रहे हो कर्व की ना, वो आगे आएगा। आपकी आवाज कट गई कुछ ध्रुव, ठीक है? उसको हाँ वो आपकी आवाज कट गई है। आप जो पूछ रहे हैं कर्व वाला ग्राफ, वो अभी आगे आएगा कर्व वाला, अगर आप वो पूछ रहे हो तो। अच्छा बट द लाइन इज पैरेलल टू एक्स। अच्छा आप क्या बोल रहे हैं, 90 डिग्री को देख रहा हूँ, एक मिनट रुको। आप जो कर्व की बात कर रहे हो ना, ऐसे कर्व है ग्राफ में, स्ट्रेट नहीं है, यही बोल रहे हो ना? यस सर, यस सर ग्राफ जो दिखा रहा है वो कर्व वाला आएगा ना ग्राफ, अभी टेंशन क्यों ले रहे हो, सब आएगा। ये अभी मैं अभी बोला हूँ कि मैंने कंप्लीट कर देने लिए लेने दिया करिए कॉन्सेप्ट, फिर सब आप डाउट सब क्लियर हो जाएगा, आगे सब आएगा। अब उसके बाद अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि अभी 90 डिग्री होगा, यानी कि ग्राफ कभी ऐसे बन जाएगा। अब जब ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री होगा, तब यहाँ पे कोई स्लोप नहीं होगा, क्योंकि m इज इक्वल टू tan 90 इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, तब आपका कोई स्लोप नहीं होगा, ठीक है। बट जब कभी ग्राफ पैरेलल होगा तो थीटा 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो ये कितना बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ एंगल, ये आपका ग्राफ हो गया। अगर मैं इसको मार्क कर दूं रेड मार्कर से, ये आपका ग्राफ होगा। ये एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं बना रहा, तो थीटा 0 हो गया। थीटा 0 होने का मतलब जो स्लोप हो गया tan 0 हो गया, यानी कि उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको बोलेंगे पैरेलल टू
एक्स एक्सिस, इसको ऐसे बोलेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा ग्राफ को, कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो हमारी इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस सी, एक्स m क्या हो गया, अभी आपको m बताया, m होता है आपका स्लोप, c क्या हो गया, ये इंटरसेप्शन ऑन y एक्सिस है, कि ये y एक्सिस को कितना कट कर रहा है, पॉजिटिवली कट कर रहा है कि नेगेटिव कट कर रहा है। इंटरसेप्शन ऑफ y एक्सिस एक्चुअली में ऑन होगा, इंटरसेप्शन ऑन y एक्सिस। जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये यहाँ y एक्सिस को यहाँ कट कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी, जो मैंने रेड मार्क किया है, ये कहलाएगा इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस। यहाँ पे भी देखो कि ये y एक्सिस को यहाँ से यहाँ तक कट कर रहा है, तो ये c कहलाएगा इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस। लेकिन अगर कोई ग्राफ ऐसे है और ऐसे कट कर रहा है, तो यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी, जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी सी कहलाएगी। यहाँ पे सी एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है, तो सी पॉजिटिव होगा। यहाँ पे भी क्या है, सी, यहाँ पे सी ये इंटरसेप्शन है कि वाई एक्सिस को ग्राफ कहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, तो मेन लाइन से ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है वो सी होगा। यहाँ पे वही देखेंगे ओरिजिन से कहाँ कट कर रहा है ग्राफ, यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सी इंटरसेप्शन। लेकिन ये भी ऊपर कट कर रहा है पॉजिटिव, ये भी ऊपर कट कर रहा है पॉजिटिव, यहाँ पे ये नीचे कट कर रहा है, तो सी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ये आपका कुछ ग्राफ है, और यहाँ पे आप ये पैराबोलिक ग्राफ दिया गया है, पोजीशन टाइम का ग्राफ है, ये एक्स वाई ग्राफ है जो कि डिफरेंट चीज है, और यहाँ पे पोजीशन और टाइम का ग्राफ बनाया गया जो कि डिफरेंट चीज है। यहाँ पे बहुत अच्छा ग्राफ दिया गया है कि जैसे जैसे बॉडी को ऊपर फेंका जा रहा है, उसकी वेलोसिटी ऊपर जाते जाते जीरो होती जा रही है, और उसकी पोजीशन मैक्सिमम हो जा रही है, ये मैक्सिमम ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे ग्राफ में यहाँ पे दिखाया गया है कि ये उसका मैक्सिमम पोजीशन ग्राफ में आपको दिखाई दिया है कि ये मैक्सिमम पहुंच गया, ग्राफ में ऐसे दिखाया, और रियल लाइफ में ये मैक्सिमम हो गया। और फिर जब वो वापस नीचे आता है तो पोजीशन उसकी यहाँ वापस से कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। पोजीशन यहीं से स्टार्ट किया था जीरो से, ये जीरो से स्टार्ट किया था, ऊपर जाता है मैक्सिमम और नीचे आ जाता है वापस से जीरो पोजीशन पर। ये एक्सटी ग्राफ है जो आगे आएगा, अभी टेंशन नहीं लो, सब आएगा। अब उसके बाद हमारे पास जो ग्राफ होते हैं वो पैराबोलिक शेप के भी होते हैं या पैराबोलिक ग्राफ भी होते हैं। इस शेप को हम बोलते हैं पैराबोला। जो इस टाइप का शेप दिख रहा है आपको, ये आपको बोला जाता है पैराबोला। ये पैराबोला का एक्चुअल में मैथमेटिकल मीनिंग समझाया गया कि पैराबोला ग्राफ बनता कैसे। एक डायरेक्ट्रिक्स होता है, फोकस होता है, ठीक है, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में एक ऐसी लाइन का मोशन जिससे डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहे, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। ये आप जब क्लास 11th में है कि 12th में है, जब आप पढ़ोगे ज्योमेट्री, तब आप उसमें अच्छे 11th में ही है सर। मेरा सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा 11th में जब लास्ट में आप पढ़ोगे ना कि डायरेक्ट्रिक्स क्या है और कैसे यस सर, हो गया कॉनिक सेक्शन। हाँ, कॉनिक सेक्शन एग्जैक्टली, Yes, sir, पढ़ोगे हो गया कैसे बनता है। अब यहाँ पे देखो ये पैराबोला का शेप है, इसका इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल्स टू kx। आपने पढ़ा होगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। a आपका फोकस हो जाता है, 4 कांस्टेंट हो जाता है, x हॉरिजॉन्टल x एक्सिस है और y क्या है, हॉरिजॉन्टल y एक्सिस का पॉइंट है, तो उसी 4a कांस्टेंट होता है, इसी को कांस्टेंट k लिख दिया। ये y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस kx है। अगर इस शेप का ग्राफ होगा ऐसे, लेफ्ट साइड का उल्टा c बनेगा, सीधा c बनेगा, तो ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे बाउल बनेगा तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू ky, नीचे की तरफ इन्वर्टेड बाउल बन जाएगा तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ky। यहाँ पर आपको इक्वेशन पैराबोला की ऐसे भी दिख सकती है, y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसे भी आपको इक्वेशन पैराबोला की दिख सकती है बेटा। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपको एकदम सिंपल देगा, प्लस करके कुछ भी आ जाएगा, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको दिख जाएगी तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें 2 पावर हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख जाएगी तो इसका मतलब वो पैराबोला हो सकता है, ठीक है, पैराबोला होगा अगर एक वेरिएबल में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख गई तो, ठीक है। अगर दोनों दिख जाता है, जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस सी जो आएगा, तो ये या वाई स्क्वायर प्लस, या देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लोग कॉनिक सेक्शन पढ़ चुके हो, तो बताओ ये काहे की इक्वेशन लिखी है मैंने? सर सर्कल बता रहे थे ना कंप्लीट आप कि हम पढ़ चुके हैं कॉनिक सेक्शन। यस सर। यस सर। काहे की इक्वेशन है ये? यस सर। यस सर से नहीं काम चलेगा बेटा सक्षम। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ये काहे की इक्वेशन है? सर सर्कल। हाँ, वैसे ये सर्कल की इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन। हाँ, ये इलिप्स की भी इक्वेशन हो सकती थी, लेकिन ये उस फॉर्म में नहीं दिया मैंने, ये सर्कल की इक्वेशन, ठीक है। द नेचर ऑफ द पैराबोला विल बी दैट ऑफ द नेचर ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ky। मिनिमम वैल्यू ऑफ y एग्जिस्ट एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। जो मिनिमम वैल्यू होती है y की वो वर्टेक्स पर होती है, यानी ये पॉइंट
जब ये पॉइंट की हम बात करेंगे y की ये मिनिमम वैल्यू है 0, ठीक है, इस पे मिनिमम वैल्यू हो सकती है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ y एग्जिस्ट एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, यहाँ पर ये y की मिनिमम वैल्यू वर्टेक्स पर, ठीक है। अच्छा, y मिनिमम आपको निकालना हो तो -d/4a कर सकते हैं, और d क्या हो सकता है, b² - 4ac। d क्या है, क्या नाम होता है इसका, डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, -d/4a कर दोगे तो y मिनिमम निकलेगा। मैथमेटिकल पार्ट है, इतना आपको जरूरत नहीं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स आपके ऐसे निकल जाएंगे, ठीक है। अब a < 0 होगा तब क्या होगा, a यहाँ पर आपका, यहाँ पर ये a है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पर a आपका नेगेटिव है, ये आपका a यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर ये a आपका नेगेटिव है, फोकस होगा। ये मैथमेटिकल पार्ट है, दिस इज नॉट माय थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जब इस तरीके से आपकी इक्वेशन हो, कौन सी, x² = ky हो, तो ऐसे ग्राफ बन जाएगा, ऐसे बाउल की तरफ होगा। और x² = -ky हो तो उल्टा हो जाएगा। y² = 4ax या ky हो तो ऐसे c बन जाएगा। और y² = -4ay हो तो ग्राफ ऐसे, सॉरी इधर आ गया ना, -4y हो तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ये उल्टा सी बन जाएगा। ये आपको समझना है, ग्राफ का शेप, ग्राफ की इक्वेशन समझना है। और ये आपको समझना है कि ये जो इक्वेशन हो सकती है पैराबोला की, जरूरी नहीं हो सिर्फ इस तरीके से हो, 2 ही टर्म में हो, 3 टर्म में भी हो सकती है, 4 टर्म में भी हो सकती है। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पैराबोला की इक्वेशन आपकी हो जाएगी। बाकी सारी चीजें आपकी मैथमेटिकल पार्ट में आएंगी, इतना आपको निकालने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। बात समझ में आई? यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है? यहाँ पे सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट समझाया है, अभी इसका फिजिकल एप्लीकेशन, फिजिक्स का एप्लीकेशन आगे आएगा। अभी यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना? नो सर। नो सर। हाँ, ये जैसा बताया वैसे समझ लो, जो पार्ट बताया कि उसका शेप ऐसे सी होगा, उल्टा सी होगा, बाउल होगा, उल्टा बाउल होगा, इक्वेशन y² = 4ax या समथिंग ax, समथिंग x, y² = 4ax या समथिंग x, तो ये हो गया आपका सी वाली इक्वेशन। और y² -4ax हो गया, -kx या माइनस समथिंग x होगा तो उल्टा सी, x² = 4ay या x² = समथिंग y होगा तो ऐसे बाउल हो जाएगा, और माइनस वो हो जाएगा तो उल्टा बाउल हो जाएगा। और ये समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो वो पैराबोला की इक्वेशन हो सकती है। बाकी और जो पार्ट है वो उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, तो आप मैथ्स में अच्छे समझ। अब ग्राफ इन यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन में अगर हम बात करें, उसका इस्तेमाल करें, तो यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन में ग्राफ क्या हो सकता है, x इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ t, हेंस xt ग्राफ इज परबोलिक। जब आपको ऐसे इक्वेशन मिल जाए x = t² + 3t या x = 4t², तो आप देख रहे हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। जैसे पीछे y² = 4ax था, यहाँ पे उसी तरीके से आपको x² = 4ay या x = 4t² बना देता हूं, वही इक्वेशन, तो आसानी हो जाएगी। ये आपको कौन सा शेप बन रहा है, आपने पीछे की तरफ देखा कि ये बाउल का शेप बन रहा है। बाउल का शेप वाला जो इक्वेशन थी x² = ky थी, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा x² = kt हो जाएगा, ये इक्वेशन बन गई। यानी x और t में कुछ इस तरीके से रिलेशन हो सकता है, या x² = समथिंग t प्लस समथिंग y या कुछ ऐसे, उन्होंने कोई भी इक्वेशन इस तरीके से दे रखी होगी, ky या कुछ भी, जैसे यहाँ पे दे रखा है ax² + bx, यहाँ पर इक्वेशन दे रखा है, तो ऐसे भी इक्वेशन आपकी हो सकती है। या आपकी इक्वेशन ऐसे भी हो सकती है 4x + 3x² = 5t, ऐसे भी इक्वेशन हो सकती है। तो ये सारी की सारी इस वाली फर्स्ट वाले ग्राफ को आपका इक्वेशन बता रहा है। x² = kt, x² = kt में कुछ और जुड़ गया, या 4x + 3x² = 5t, ये इन इक्वेशन से आपको पता चलेगा कि ये पहला वाला ग्राफ बाउल वाले शेप का ग्राफ बता रहा है। दूसरा उल्टा बाउल, इन्वर्टेड बाउल, आप देखो तो इन्वर्टेड बाउल के लिए इक्वेशन क्या आती है, x² = -ky। तो यहाँ पे आप बना लो x² = माइनस समथिंग t, -kt मान लेते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि 4x + 3x² = -kt हो सकता है, या ऐसा हो सकता है x² = -kt + 9 हो सकता है, ठीक है। इधर नहीं बनाना, लिखना सही नहीं है इधर, ठीक है। तो x² = -kt + 9, इस टाइप की इक्वेशन जो हो जाएगी तो ये उल्टे बाउल की इक्वेशन हो जाएगी आपकी। और इस शेप को क्या बोलेंगे, एक्सटी ग्राफ में कौन सा शेप है ग्राफ का, पैराबोलिक शेप है, पैराबोला ग्राफ है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब भी आएगा यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन में एक्सटी ग्राफ में, तो आप समझ जाओगे कि किस इक्वेशन की बात हो रही है, किस शेप की बात हो रही है, और मोशन का क्या नाम होगा, ये आपको समझ में आ जाएगी बात। यहाँ तक बात समझ आई क्या? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे आप एक्सटी ग्राफ की बात कर रहे थे, वीटी ग्राफ की बात करेंगे। एक्सटी ग्राफ में आपने देखा कि v इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा तब की बात हुई है कि जब मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड होगा तब एक्सटी ग्राफ का जो शेप होगा वो पैराबोला होगा। एक्सटी ग्राफ की इक्वेशन इन टर्म्स में आ सकती है या इन टर्म्स में आ सकती है। जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की बात कर रहे हैं तो एक्सटी ग्राफ ऐसे हो सकता है। एक्सटी ग्राफ समझ रहे हो ना, पोजीशन टाइम ग्राफ, ये सभी को समझ में आया, पोजीशन टाइम ग्राफ की बात हो रही है। यस सर।
Yes, sir. Yes, सर sir. लीनियर फंक्शन या क्यूबिक फंक्शन भी हो सकता नहीं अरे क्यूबिक होगा तब कैसे पैराबोलिक होगा? नहीं, क्यूबिक फंक्शन नहीं होगा। जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो क्यूबिक फंक्शन नहीं होगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा। क्वाड्रेटिक फंक्शन आपने 2-3 एग्जांपल मैंने दिखा दिया है, ऐसे हो सकता है या इन्वर्टेड वाला भी ऐसे हो सकता है। जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की बात होगी तो एक्सटी ग्राफ का शेप कुछ ऐसे होगा, पैराबोलिक शेप होगा। इक्वेशंस कुछ इस फॉर्म्स में आ सकती है, कुछ इस फॉर्म्स में आ सकती है। यहां तक क्लियर सभी को? Yes, sir. चलो, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा तब वीटी ग्राफ कैसा होगा? तब वीटी ग्राफ बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होगा। पीछे यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ पढ़ा दिया है, 3-4 टाइप 5 टाइप का जो हो सकता है। तो जब अगर हम बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के तो वीटी ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। यहाँ पे उन्होंने लिख दिया है स्ट्रेट लाइन होगा। और इसका ये एंगल हो गया, और इस एंगल का tan थीटा लेंगे तो वो कहलाएगा m, यानी स्लोप कहलाएगा। और वो स्लोप या जो एंगल होता है 0 से 180 के बीच में होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, ये उसका इंटरसेप्ट कहलाएगा। इंटरसेप्ट इतना खास इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं वैसे, लेकिन ठीक है। यहाँ से हम देखें कितना एंगल बना रहा है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया मैंने एक्स एक्सिस, और यहाँ से एक एंगल बनाया जो कि थीटा, मुझे साफ साफ दिख रहा है 90 से ज्यादा एंगल है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 90 से ज्यादा एंगल। तो यहाँ पे ए पॉजिटिव है क्योंकि ये 90 से कम एंगल है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा। ये 90 से ज्यादा एंगल है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। कैसे होगा वो अभी आगे है तो बताऊंगा, नहीं तो अलग से बताऊंगा मैं। 1 मिनट देख लूं, ठीक है, मैं अलग से बताऊंगा जब वो बताऊंगा तब वो भी बताऊंगा साथ में। अब उसके बाद अगर मैं एटी ग्राफ की बात करूं, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो और मैं एटी ग्राफ की बात करूं तब एक्सेलरेशन टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एटी ग्राफ कैसे हो जाएगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। स्ट्रेट लाइन तो होगा लेकिन स्ट्रेट लाइन में कैसा होगा? कांस्टेंट। और कांस्टेंट कैसे दिखाते हैं? पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिखाते हैं। एटी ग्राफ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये एक्स एक्सिस से ऊपर बन रहा है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, यानी वेलोसिटी को बढ़ाने का काम कर रहा है, ये वाला ग्राफ। और ये वाली बात हो गई। यहाँ पर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से या टाइनी टाइम वाले एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ग्राफ मेरा नीचे बन रहा है, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव है, एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव है। तो ये वेलोसिटी घटाने का काम कर रहा है। आप देख रहे हो ये वेलोसिटी ऐसे नीचे जाता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। और इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा, यहाँ पर एक्सटी ग्राफ कुछ ऐसे होगा। बात समझ आई क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. अब मुझे यह आपको समझना है कि अगर इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में तो एक्सटी ग्राफ कैसा होगा? पैराबोलिक बाउल शेप का। वीटी ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इंक्लिनेशन इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ होगा, थीटा 90 से कम होगा। और उसका एटी ग्राफ कैसा होगा? कांस्टेंट और एक्स एक्सिस के ऊपर, टाइम एक्सिस के ऊपर होगा। लेकिन अगर वेलोसिटी डिक्रीज करती जा रही है तो एक्सटी ग्राफ होगा इन्वर्टेड बाउल, उल्टा बाउल, पैराबोलिक होगा। और उसका जो वीटी ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा लेकिन एंगल 90 से ज्यादा होगा। थीटा विल बी 90 ग्रेटर देन 90, यानी कि नेगेटिव देगा स्लोप। वो कैसे होगा बताएंगे अभी। और यहाँ पर एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव होगा तो जो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस यहाँ पे बनेगा लेकिन वो टाइम एक्सिस के नीचे बनेगा। बात समझ आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? Yes, sir. हाँ यस सर। हाँ। अब यहाँ पे एक उन्होंने बहुत अच्छा ग्राफ बनाया है, बताया है कि देखो जैसे ये गाड़ी ऐसे ऐसे आगे आ रही है तो वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रही थी तो उस हिसाब से यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी इन्होंने दिखा दी। फिर उसके बाद गाड़ी रुक जाती है तो रुकने पर टाइम थोड़ा ना रुकेगा, टाइम तो बढ़ता रहेगा, यहाँ तक टाइम बढ़ता रहेगा। और उसके बाद वो पीछे डायरेक्शन में जा रही है, रुकने के बाद ये अब ये पीछे डायरेक्शन में जा रही है तो वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, यानी कि अब ग्राफ में उसको नीचे की तरफ बनाएंगे वेलोसिटी को ऐसे। अब उसी चीज को एक्सटी ग्राफ पे बनाएंगे या डिस्टेंस टाइम ग्राफ या पोजीशन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे बनाएंगे कि तो जैसे जैसे आगे गाड़ी आगे बढ़ती है, या शुरू से शुरू करेंगे यहाँ पे ये, जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो होता क्या है कि ये पोजीशन ऐसे बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती। कब? ये अभी बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती है। अब बॉडी रुक गई तो पोजीशन वहीं पे हो गई, पोजीशन बढ़ नहीं रही है ऐसे हॉरिजॉन्टल। यहाँ पोजीशन 3 मीटर पे थी तो यहाँ पे भी 3 मीटर, 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 बढ़ी नहीं थी। अब उसके वापस पीछे की तरफ जा रहा है तो अब पोजीशन घटती जाएगी घटती जाएगी और कहाँ पहुंच जाएगी? जहां से शुरू किया था गाड़ी, यहाँ से शुरू किया था वहीं पे पहुंच गया तो अब पोजीशन वापस से 0 हो गई इसकी। बात समझ आई क्या? एक्सटीवीटी ग्राफ ये काहे के लिए है? कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है, जो पीछे वाला हमने आपको पढ़ाया है। कांस्टेंट वेलोसिटी बोल लो चाहे ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बोल लो। बात समझ आई क्या सभी को? Yes, sir. चलो, अब अगर हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में एक बात और सी बात को हम यहाँ पे सेम चीज है कि अगर इंक्रीज करेगी वेलोसिटी तो बाउल शेप का होगा एक्सटी ग्राफ
और स्ट्रेट लाइन होगा वीटी ग्राफ विथ एंगल लेस देन 90 डिग्री, और पॉजिटिव पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, लेकिन वो एक्स एक्सिस से ऊपर, टाइम एक्सिस से ऊपर होगा, लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पर जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा भाई, इन्वर्टेड बाउल शेप का होगा एक्सटी ग्राफ, और वीटी ग्राफ कैसा होगा, स्लो स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन इसका एंगल, ये एंगल जो होगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, 90 से ज्यादा होगा, और एक्सेलरेशन उसका क्या होगा भाई, नेगेटिव होगा, यानी कि एक्सेलरेशन का ग्राफ, एक्सेलरेशन का जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन होगा वो एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ बनेगी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेट मोशन का एक यहाँ पे केस दिया कि ये लड़की जो है एक बॉल फेंक रही है, ब्लैक कलर की बॉल जब वो लड़की फेंक रही है तो हो क्या रहा है कि इसका एक्सटी ग्राफ देखते जा रहे हो कि ये पैराबोलिक बनता जा रहा है, पोला बनता जा रहा है, पैराबोला का एक पार्ट बन रहा है, ये वाला चीज है, ठीक है। अगर ऐसे मैं कर दूं तो पूरा का पूरा पैराबोला, पूरा का पूरा बाउल कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वो पूरा बाउल कंप्लीट नहीं हो रहा, एक पार्ट बन रहा है, एक पार्ट दिखाया जा रहा है मोशन को। और यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो कि कैसा था, स्ट्रेट लाइन था, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन ऐसे ग्राफ यहाँ पर उसी यूनिफॉर्म एक्सेलरेट मोशन को दिखाया उन्होंने रियल लाइफ। जैसे जैसे वो नीचे जाती जा रही है उसकी पोजीशन बढ़ती जा रही है तो वो पैराबोलिक शेप होता है, और जैसे जैसे वो नीचे जा रही है वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। बात समझ आई सभी को? यस सर। लेकिन मैंने आपको स्लोप तो सिखा ही दिया था, करेक्ट? स्लोप तो बताया ही था जब मैं आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको स्लोप बताया था कि स्लोप कैसे निकालते हैं, वो ट्रायंगल बनाते हैं तब स्लोप निकालते हैं, जब स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो टैंजेंट बना के स्लोप निकालते हैं कि ये टैंजेंट ले लिया हमने, इस पॉइंट पर टैंजेंट ले लिया, अब ये हमारा कितना एंगल बना रहा है, इस एंगल का हम tan थीटा ले लेंगे और ये tan थीटा क्या कहलाएगा, हमारा स्लोप कहलाएगा। ये बात समझाई थी क्या आपको? यस नहीं सर। समझाई थी मैंने? यस सर, समझाया tan थीटा वाला बताया था। हाँ समझाया था, वेरी गुड, समझाया था। तो अब आप यहाँ पर देखोगे कि हो क्या रहा है, यहाँ पर इस पॉइंट पर देखोगे, एक्चुअली मैं इस पॉइंट से नहीं ले रहा हूँ, जानबूझ के इस पॉइंट से लूंगा, ठीक है, जानबूझ के लूंगा किसी रीजन की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पर इस पॉइंट पे अगर मैं स्लोप बनाने की कोशिश करूं तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है, ऐसे ही ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये एंगल थीटा होगा। अब जब वो बॉडी थोड़ा आगे बढ़ती है तो ये ब्लू वाला मार्क पे आप ये देखो, और इस ब्लू वाले मार्क पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो वो कुछ ऐसे बनेगा। सही बनाया मैंने ग्रीन वाले मार्क का? यस सर। यस सर। तो अब आप ध्यान से देखोगे, या मैं खुद ही अपना ग्राफ बना लेता हूँ, लो ऐसे ग्राफ बना लिया, इस पॉइंट सेम ग्राफ बनाया मैंने यहाँ पे बनाया, इस पॉइंट 1 पे अगर मैं बात करूं तो स्लोप कुछ ऐसा होगा, ऐसा, ठीक है। अब मैं रेड मार्कर से बनाऊं आगे पॉइंट पे, ये पॉइंट 2 है, इस पॉइंट पे अगर मैं बनाऊं तो ये कुछ ऐसा होगा, ऐसा। करेक्ट बनाया, इनकरेक्ट बनाया? करेक्ट है। फर्स्ट वाले पॉइंट पे अगर आप ध्यान दोगे तो एंगल ये θ1 है, और सेकंड वाले पॉइंट में आप ध्यान दोगे तो ये एंगल ये θ2 है। θ1 बड़ा है कि θ2 बड़ा है? θ2। जैसे जैसे आगे आप जाते जा रहे हो आप देख रहे हो कि एंगल बढ़ता जा रहा है, 1 पॉइंट से 2 पॉइंट पर गए तो एंगल बढ़ते 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 बढ़ गया, कहां तक पहुंच गया, θ2 तक पहुंच गया। सही है बात कि गलत है बात? सही है सही है सर। सही है। अब जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है तो अगर थीटा इंक्रीज करेगा ना बेटा, थीटा इंक्रीज करेगा ना बेटा, तो tan थीटा भी इंक्रीज करेगा, और tan थीटा क्या है, स्लोप है, क्या है, स्लोप है, तो स्लोप भी इंक्रीज करेगा। आई बात समझ में? स्लोप इंक्रीज करने का मतलब बेटा, स्लोप इंक्रीज करने का मतलब, 1 मिनट दे दो बस मुझे, स्लोप इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, स्लोप होता क्या है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप का मतलब उसकी वाई क्वांटिटी और एक्स क्वांटिटी का रिलेशन, उसकी वाई क्वांटिटी और एक्स क्वांटिटी का रिलेशन। 1 मिनट, हाँ, तो वाई क्वांटिटी एक्स क्वांटिटी का रिलेशन, स्लोप इंक्रीज होगी। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि आपने देखा थीटा इंक्रीज हुआ, स्लोप इंक्रीज हुआ, अब स्लोप इंक्रीज हो रहा है। स्लोप क्या होता है किसी भी ग्राफ का, अगर आप स्लोप देखोगे, जो पीछे मैंने यहाँ पे ऐसे ग्राफ बनाया था, ऐसे ग्राफ बनाया था, एक पॉइंट ये लिया था मैंने, एक पॉइंट ये लिया था मैंने, ये ऐसे θ1, और दूसरा पॉइंट ये लिया था, ये फर्स्ट पॉइंट था, और ये दूसरा पॉइंट ये लिया था मैंने ऐसे, ये θ2। तो आप देख रहे हो स्लोप होता क्या है, स्लोप इस y क्वांटिटी और x क्वांटिटी का रेशियो होता है। y क्वांटिटी में x था डिस्प्लेसमेंट, और x एक्सिस पे टाइम था। स्लोप का मतलब x अपॉन t,
एक्चुअली में जब यहाँ पे कर्विकल शेप में स्लोप निकालते हैं तो वो dx अपॉन dt होता है, जो कि मैंने इंस्टेंटेनियस वाले में बता रखा था कि यहाँ पे बहुत छोटा टाइम इंटरवल हो जाता है, तब जो एवरेज लेते हैं डेल्टा x अपॉन डेल्टा t करते हैं तो वो इंस्टेंटेनियस कहलाता है, और वो आपका क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस कहलाता है एवरेज एक्सेलरेशन। उसको सॉल्व करने का तरीका dx अपॉन dt है। और आपको पता है dx अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है। सही बोल रहा हूँ क्या मैं? यस सर। Yes, Yes, sir. Yes, sir. जब सारी चीजें इंक्रीज हो रही है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, मतलब dx अपॉन dt इंक्रीज हो रहा है, dx अपॉन dt मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। करेक्ट इनकरेक्ट? करेक्ट। करेक्ट सर। आप देखा इस काले ग्राफ में देखा थीटा बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ 1 पॉइंट से 2 पॉइंट की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ, थीटा इंक्रीज हो रहा है। थीटा इंक्रीज हो रहा मतलब tan थीटा इंक्रीज हुआ, tan थीटा मतलब स्लोप इंक्रीज हुआ। स्लोप मतलब क्या था, इस ग्राफ में स्लोप का मतलब होता है y क्वांटिटी और x क्वांटिटी, लेकिन जब कर्विकल ग्राफ में हम किसी पॉइंट पे स्लोप निकालते हैं तो वो बन जाता है dx अपॉन dt, जो कि इंस्टेंटेनियस वाले केस में समझा चुका हूं मैं। और वैसे भी देख सकते हो x अपॉन t क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। यानी कि स्लोप बढ़ता जा रहा है मतलब dx अपॉन dt बढ़ता जा रहा है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो। उसी ग्राफ को बताया है, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और थी, बढ़ के कुछ और हो गई, 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 बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही। सही है बात यहाँ पर? यस सर। यही चीज आपको समझाया गया है यहाँ पे। अब इस वाले ग्राफ में, वीटी ग्राफ में स्लोप देखो तो यहाँ पे भी एंगल थीटा, यहाँ पे भी एंगल थीटा, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते जा रहा हूँ, हर जगह एंगल क्या है, थीटा। यानी हर जगह थीटा क्या है, कांस्टेंट है। अगर थीटा कांस्टेंट है तो मतलब स्लोप यानी कि tan थीटा भी कांस्टेंट है। अब अगर tan थीटा भी कांस्टेंट है तो इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट है। अगर स्लोप कांस्टेंट है तो इसका मतलब dv अपॉन dt कांस्टेंट है, क्योंकि ये वीटी ग्राफ है। वीटी ग्राफ का स्लोप का मतलब dv अपॉन dt, या यहाँ पे v अपॉन टी कर सकते हो, यहाँ dv अपॉन dt की मतलब जरूरत नहीं है। v अपॉन टी मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या है आपका, कांस्टेंट है, फिक्स। तो उसके नीचे बात समझ आई क्या यहाँ तक? यस सर। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक्सेलरेशन वही, अगर 3 थी वैल्यू तो 3 है। यहाँ पे इस टाइम पे भी मैं 3 देख रहा हूँ, आगे बढ़ा टाइम तब भी 3 देख रहा हूँ, आगे बढ़ा टाइम तब भी 3 देख रहा हूँ। तो 3 है, एक्सेलरेशन 3 ही है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। वही सेम चीजें यहाँ पे प्रोजेक्ट हो जाएंगी। बात समझ आई क्या? यस। अब ये वाला पार्ट मुझे Yes, कल sir. आप दिलाइएगा कि सर ये वाला पार्ट जो है दिखने वाला, मुझे कल बताइएगा कि सर फिर से समझाइएगा। ठीक है, अभी आज नहीं समझाऊंगा, ज्यादा मैच हो जाएगा। इस तरीके से आपने क्या देख लिया भाई, आपने हाँ ओके। नॉट शर्मा, शर्मा ज्वाइन कर लिया क्या वापस? कौन है भाई शर्मा? सर कर लिया जो। सर शर्मा है। फिर लीव कर गया सर। सर मीटिंग क्लोज कर दो बाहर, आप अभी कोई नया बंदा ज्वाइन ना कर पाए, मीटिंग क्लोज कर दो। हाँ मैं इसको ये कर देता हूँ। He left the meeting ना, so now he cannot join now. I'm going to add this feature. Oh. ये मीटिंग तो ऑन हो गई, मीटिंग ऑन होने से पहले ही सेट करना होगा मुझे। Sir, I think nobody can join after this option is enabled. हाँ चलो, अब आई गेस नो वन कैन ज्वाइन। यस अब सर। अगर कोई ज्वाइन करेगा, अब आपकी परमिशन के बिना कोई ज्वाइन नहीं कर सकता सर। हाँ अब मेरी परमिशन के बिना कोई ज्वाइन नहीं कर सकता है। Send chat, send action, turn the microphone, turn the wait on meeting access. सर हर एक मीटिंग में यही ऑप्शन रखा करो। हाँ बेटा, जब सब कोई ज्वाइन हो जाएगा तो मैं ऐसे ही करूंगा, इसको भगा के फिर ऐसे कर। अच्छा खासा क्लास सिस्टम हो रहा शायद किसी ने लिंक दिया है इसको ना, क्योंकि बिना उसके लिंक जा नहीं सकता। है। देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ सम ग्राफ, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस भी। अच्छा यहाँ पे भी आपको क्या दिखाया गया है, यहाँ पे जो ब्लू वाली गाड़ी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलते जा रही है, तो उसका जो ब्लू वाला ग्राफ देख रहे हो कैसा है, कांस्टेंट है। इस टाइम पे भी वही 6 एक्सेलरेशन है, इस टाइम पे भी वही 6 एक्सेलरेशन है, इस टाइम पे भी वही 6 एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का फिक्स है, लेकिन अच्छा ये दोनों ही वो है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। लेकिन रेड वाले का भी वही यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लेकिन रेड वाले की वेलोसिटी थोड़ा ज्यादा है। बस ये दिखाया गया है कि जब ज्यादा होगा तो ग्राफ ऊपर बनेगा। देखो आगे परमिशन मांग रहा है ना? अच्छा कंप्लीट परमिशन मांग रहा है। अच्छा सॉरी।
चलो एक कंप्लीट कमिट। हाँ कर दिया बेटा, कर दिया कर दिया। हो गया बेटा, ज्वाइन हो गया कंप्लीट। यस सर, वो सर क्रैश कर गया था एकदम से ना, क्रोम क्रैश कर गया था। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अगर जीरो वेलोसिटी होगा तब हमारा एक्सटी ग्राफ कैसा बनेगा। भैया जीरो वेलोसिटी होगा तो एक्सटी ग्राफ होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ पे भी पोजीशन उतनी है, टाइम बढ़ गया वही पोजीशन 3 मीटर पे रुके हुए हो, टाइम बढ़ गया वही पोजीशन 3 मीटर पे रुके हुए, वही टाइम बढ़ गया वही पोजीशन 3 मीटर पे रुके हुए। अब यहाँ पे अगर आप निकालना चाहो स्लोप, स्लोप का मतलब ये कितना एंगल बना रहा है, तो आप साफ साफ देख सकते हो कि ये जीरो एंगल बना रहा है। जीरो एंगल का बनाने का मतलब tan जीरो की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, यानी कि स्लोप जीरो हो गया, tan जीरो हो गया, यानी dx अपॉन dt यानी जिसको वेलोसिटी बोलते हैं वो भी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो इस केस में tan थीटा tan जीरो जीरो और dx अपॉन dt यानी स्लोप जीरो हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जीरो है। जब जीरो वेलोसिटी होगी तो xt ग्राफ ऐसे बनेगा। अच्छा, पोजीशन टाइम ग्राफ बना रहे हैं हम अलग अलग स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए। अच्छा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तब पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस। यहाँ पे tan थीटा यानी कि स्लोप क्या निकलता है भाई, स्लोप हमेशा dx अपॉन dt, y वाली क्वांटिटी और x वाली क्वांटिटी का रेशियो या उसका डिफरेंशिएशन dx अपॉन dt निकलेगा। यहाँ पे एंगल थीटा है, यहाँ पे भी एंगल थीटा है। काव्य शर्मा सर उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है आपको चैट बॉक्स में। चलो चलो मैंने कर तो दिया, अब और कोई नहीं ना है। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है तो रिज्वाइन करता हूँ, रिक्वेस्ट करिए। ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो आप, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है यानी tan थीटा, स्लोप निकालेंगे। एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या होगा, dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt यानी वेलोसिटी, तो यहाँ पे वेलोसिटी निकल रहा है। अब चूंकि यहाँ पे हर पॉइंट पर एंगल सेम ही है, थीटा है, यहाँ पे भी वही सेम थीटा, हर जगह पे आप एंगल निकालोगे ऐसे है ना, ग्राफ बनाऊंगा मैं तो यहाँ पे भी एंगल थीटा है, इस पॉइंट पे भी एंगल थीटा है, इस पॉइंट पे भी एंगल थीटा है। वो पैरेलल लाइन को जब एक इंटरसेप्ट कट करता है तो ये कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल सारे के सारे सेम होते हैं, वही वाली चीज यहाँ पे लगा लिया आपने। हर जगह एंगल थीटा है, हर जगह tan थीटा सेम होगा, यानी हर जगह dx अपॉन dt सेम होगा। और यहाँ पे चूंकि xt ग्राफ है तो dx अपॉन dt निकल रहा है, यानी कि वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अब उसके बाद अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो यहाँ पे एक पैराबोलिक ग्राफ बनाया जा रहा है, और जब पैराबोलिक ग्राफ होगा तो आप थोड़ा ध्यान दो, जो पीछे मैंने आपको समझाया वही चीज यहाँ बनाया गया है। यहाँ पे देखो यार थीटा 1 दिख रहा है जो कि एंगल कम है, और यहाँ है यानी कि जैसे जैसे पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ बढ़ते जा रहे हैं एंगल बढ़ता जा रहा है। एंगल बढ़ने का मतलब क्या है, स्लोप बढ़ता जा रहा है। स्लोप बढ़ने का मतलब क्या है, dx। क्लियर नहीं है क्या मेरी वॉइस? सर कभी कभी क्लियर सर। हो रही है। थोड़ी खराब कर रही है पर ठीक चल रही है सर, समझ लगती है। सॉरी, आज मैं थोड़ा सा नेटवर्क इशू भी हो रहा है, सर कभी कभी थोड़ा सा बेयर करो, थोड़ा सा बेयर करो आज, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जो पीछे पढ़ा है मैंने वही सेम चीज है कि थीटा 1 से 1 पॉइंट से 2 पॉइंट पर जा रहा है, तो थीटा 1 पहले कम था अब ज्यादा हो गया, यानी थीटा 1 बढ़ते जा रहा है, एंगल इंक्रीज होते जा रहा है, मतलब कि tan थीटा इंक्रीज होते जा रहा है, मतलब कि स्लोप इंक्रीज होता जा रहा है, मतलब कि dx अपॉन dt, एक्सटी ग्राफ है तो dx अपॉन dt स्लोप होगा, इंक्रीज होता जा रहा है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ आपको समझाया गया है क्या, कि जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो और वो इंक्रीज कर रहा हो टाइम के साथ, तब क्या होगा। शुभम कुमार, सर वीडियो बंद कर दो, उससे आपकी वॉइस ठीक हो जाएगी, मतलब काफी हद तक। वीडियो बंद कर दूं? यस सर, क्योंकि अपना कैमरा कर दो है ना, स्पीड ज्यादा लगती है नेट की, तो उससे वॉइस खराब नहीं होगी फिर आगे। चलो अब देखो तुम लोग, यहाँ पर दूसरा पार्ट जब इंक्रीज कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो ये ग्राफ है और आपने उसको समझ लिया कि जैसे जैसे अलग अलग पॉइंट पे स्लोप लेते जाएंगे तो उस स्लोप का एंगल बढ़ता जा रहा है आगे बढ़ने पर, जिसकी वजह से tan थीटा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से स्लोप बढ़ता जा रहा है। और एक्सटी ग्राफ का स्लोप मतलब dx अपॉन dt, dx अपॉन dt का मतलब वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। डिक्रीज होगा ग्राफ तब आप देखोगे ध्यान से, जब डिक्रीज होगा ग्राफ तो ये
कौन सा शेप बन रहा है, ये उल्टा बाउल वाला शेप बन रहा है, ऐसे उल्टा बाउल वाला शेप जो था डिक्रीजिंग वाला था, ये सीधा बाउल वाला शेप था इंक्रीजिंग वाला था, ये उल्टा बाउल वाला शेप है इंक्रीजिंग वाला। तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट पर इन्होंने θ1 लिया ज्यादा, आगे चल करके यहाँ पे जब इन्होंने टेंजेंट बनाया और एंगल निकाला हॉरिजॉन्टल से तो θ2। तो अब बताओ कि आगे जाने पर θ1 से θ2 इंक्रीज हुआ है कि θ1 से θ2 डिक्रीज हुआ है? डिक्रीज डिक्रीज हुआ है, मतलब tan थीटा भी डिक्रीज होता जा रहा है, मतलब स्लोप भी डिक्रीज होता जा रहा है। और एक्सटी ग्राफ के लिए स्लोप मतलब dx बाई dt भी डिक्रीज होता जा रहा है, dx बाई dt का मतलब वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है। तो जब ये ग्राफ होगा उल्टा बाउल वाला, इन्वर्टेड बाउल वाला ग्राफ होगा, तब आपकी वेलोसिटी डिक्रीज करती जाएगी, tan थीटा डिक्रीज करता जाएगा, dx बाई dt डिक्रीज करता जाएगा, वेलोसिटी डिक्रीज करती जाएगी। बहुत अच्छे, मुझे बहुत अच्छा लगा, सारे बच्चे समझ गए आसानी से अच्छे से, क्योंकि ये पार्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ गए तो समझ लो ग्राफ वाला क्वेश्चन यूं चुटकी में करोगे। सबसे आसान चीज ग्राफ होती है, और नहीं समझ में आएगा तो सबसे मुश्किल चीज ग्राफ होती है। यहाँ तक बात समझ में आई सारे? यस Sir, in the previous slide, इसको sir, can you show the previous slide, sir? previous slide, yes, you can see the previous slide, this one or previous to this one. Yes, sir. Here, fourth graph, what would be the acceleration time graph, sir, for fourth case, decreasing with time? For fourth case, what would be the acceleration time graph? Acceleration So time graph. here I have told you this one. This graph is exactly the same this graph. So this graph, which is ulta inverted bowl, has xt graph, inverted bowl has vt graph like this, straight line with angle more than 90 degree. And this graph, velocity time graph, has this acceleration time graph, which is constant acceleration. But since velocity is decreasing, this constant acceleration graph, matlab parallel to x-axis graph, at graph parallel to x-axis, will be below the time axis in the negative side. This is negative y-axis, minus y, and this is positive y-axis. So this ulta bowl, inverted bowl graph will have acceleration constant, and their graph will be like this, parallel to x-axis at graph, but in the downside, in the y-axis side, because it is negative, it is decreasing the velocity. Okay, sir. The same thing I already told you. चलो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं। वो जो चीज आप पूछते हो ना, मैं कहता हूँ ना, थोड़ा सा आप पूछ लिया करो, लेकिन थोड़ा सा वेट भी किया करो। अच्छा लगा मुझे वरुण आस्क्ड, तो आस्क दिस लाइक दिस। बाकी जो मेजर डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जो पूछ रहे थे वो आ गया। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तो कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस शेप का नाम भी पूछा जा सकता है। ओह, इस शेप का नाम भी पूछा जा सकता है, तो आप बोलोगे कि ये कौन सा ग्राफ का शेप है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ पे शर्मा ज्वाइन कर गया सर, मीटिंग ओपन हो गया। शर्मा ज्वाइन मीटिंग ओपन हो गया। मीटिंग ओपन इसलिए कर दी थी ना कि बार बार आप लोग पूछ रहे थे ना, इसलिए ओपन कर दी थी। शर्मा जी तुम शर्मा थोड़ा सा लॉक कर दो सर। अगर अंडरस्कोर शर्मा कहाँ गया, देखना है क्या, चला गया? है सर, है सर, वो रिएक्शन भेज रहा है, रिएक्शन भेज रहा है। अंडरस्कोर शर्मा, हाँ रिएक्शन भेज रहा है। यस सर। मतलब साल का आखिरी दिन है, तब भी पढ़ने नहीं देना इन्हें भाई। ठीक नहीं रहा है मुझे, मैं बताऊं इसको। सर अंडरस्कोर कर लगाने के बाद आप स्पेस लगा लेना सर, वरना दिखेगा नहीं। रिएक्शन भेज रहा है। हाँ सही, हाँ दिख गया मुझे। fill in the abuse report, block from this cell। ठीक है, चलो अब नहीं आएगा, चला गया। सर ब्लॉक कर देना साथ में, आपने हाँ। वापस एंटर नहीं कर पाएगा ईमेल से। चलो अब नहीं आएगा। चलो जे को बड़ा मजा आ रहा है, जे बस हंसते जा रहा है। क्या बात है भाई जी, बड़ा एंजॉय कर रहे हो तुम तो।
चलो अब एटी ग्राफ की बात करें तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अब देखोगे जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तब क्या होगा। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तो ग्राफ का शेप पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। इस टाइम पे भी वही 3 का एक्सेलरेशन, इस टाइम पे भी 3 का एक्सेलरेशन, इस टाइम पे भी 3 का एक्सेलरेशन। और जो यहाँ पे डी अपॉन डी टी, यहाँ पे स्लोप निकालोगे तो एक्सेलरेशन टाइम का स्लोप यानी डी अपॉन डी टी आपको कोई चीज देता तो नहीं है, लेकिन इसको बोलते हैं जर्क, ठीक है, जो कि अभी आपके किसी काम की चीज नहीं है। लेकिन यहाँ पे फिर भी आप सारा कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे हो तो आपने निकाल लिया डी अपॉन डी टी जर्क निकाल लिया, जो कि जीरो है और यहाँ पे किसी काम की चीज नहीं। अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज करता जा रहा है तो आपका यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, यानी कि यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, यूनिफॉर्मली का मतलब इंक्रीज तो कर रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग का मतलब इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन इक्वली इंक्रीज करता जा रहा है, बराबर बराबर से इंक्रीज करता जा रहा है। तो एक्सेलरेशन टाइम आपका स्ट्रेट लाइन हो जाएगा जब एंगल थीटा टू 90 डिग्री होगा, तब यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन हो जाएगा। इस केस में अगर आप स्लोप निकालोगे तो हर जगह स्लोप तो सेम होगा, चाहे क्योंकि हर जगह एंगल सेम है, यहाँ भी थीटा एंगल, यहाँ भी थीटा एंगल, हर जगह थीटा एंगल है, स्लोप सेम होगा, कांस्टेंट होगा, जर्क निकलेगा, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग। यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग होगा तो भी स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन एंगल जो होगा वो ग्रेटर देन 90 बनेगा। स्ट्रेट लाइन दो पार्ट हो गए, एक स्ट्रेट लाइन तब होगा जब वो स्ट्रेट लाइन बना रहा है लेस देन 90 बना रहा है, तब आपका स्लोप पॉजिटिव होगा। और स्ट्रेट लाइन तब भी होगा लेकिन जब वो 90 से ज्यादा एंगल बना रहा है, 90 से ज्यादा स्लोप दे रहा है, 90 से ज्यादा का एंगल दे रहा है, तब वो आपका नेगेटिव स्लोप देगा। यहाँ पे उन्होंने बताया कि डी अपॉन डी टी निकालेंगे जो कि नेगेटिव आएगा। कांस्टेंट यहाँ पे भी हर जगह एंगल 90, वही सेम थीटा होगा। यहाँ पे उन्होंने दिखाया है, किस मोशन को दिखाया है। अब ये ग्राफ का शेप देख के बताओ, यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ का शेप देख के बताओ। कार्तिक नहीं है यहाँ पे, कौन कौन है क्लास में हमारे आज, ठीक है। टेल मी वरुण, व्हाट इज द शेप ऑफ दिस ग्राफ? दिस पोजीशन टाइम ग्राफ हैज अ शेप ऑफ व्हाट? पैराबोला सर। Parabolic, very good. Parabolic increasing velocity or decreasing velocity? Increasing velocity sir. As you can also see the velocity time graph in here, the red line making here in the velocity time graph is increasing, and since velocity is increasing equally in equal time interval, so the acceleration is constant. Also you can see at every point angle theta is same, at every point angle theta is same, thus the acceleration is constant. And the motion of the real life motion of the blue ball body is given in here, and their graphs are position time graph, velocity time graph, and acceleration time graph is given in here. You guys understood this part or not? Yes sir. Sir, what Okay. if velocity time graph? Sir, what if velocity time graph have parabolic shape Parabolic shift, of velocity time graph? velocity time graph, what? Sorry, अच्छा, parabolic shape. Sir, velocity time graph, what if Like this. it has, yes sir, vt. So in this case we will see, can anyone tell me क्या होगा यहाँ पर acceleration? Slope of acceleration is constant. Constant. Is angle constant as I am moving forward or not constant? No sir, slope of acceleration time graph is constant. I am saying that. Slope of acceleration time graph will be constant. That's it. In this case, CT graph, can you tell me, is the angle constant on moving forward or not constant? no sir. So angle is what? Increasing or decreasing in this case? Increasing sir. So angle is increasing. That means tan theta is increasing. That means slope is increasing. That means slope of VT graph will be what? dx upon dt ki dv upon dt? dv upon dt sir. dv upon dt is increasing, and dv upon dt is what? Isn't it acceleration? So acceleration is increasing in this case. तो जब VT ग्राफ आपका पैराबोलिक होगा तो वही सेम कॉन्सेप्ट लगा दोगे कि भाई हर पॉइंट पर आगे जाने पर एंगल बढ़ रहा है, मतलब tan थीटा बढ़ रहा है, मतलब स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप मतलब VT ग्राफ का स्लोप dv by dt बढ़ रहा है, मतलब a इंक्रीज हो रहा है। अब एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है तो ऐसे बनेगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, जो कि यहाँ पर आपसे ये देख लिया है, ये वाला ग्राफ आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मैंने यहाँ बनाया है, यहाँ पे बना हुआ है ऑलरेडी, आपने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देख लिया है। सर एक्सटी ग्राफ अभी भी पैराबोलिक रहेगा या शेप चेंज करेगा? ना एक्सटी ग्राफ में पैराबोलिक नहीं बनेगा, अब वो क्यूबिक शेप का बनेगा। गुड,
बात समझ में आई? आप बहुत अच्छी चीज पकड़ ली हो। अब ये देखो, ये ग्राफ जो है किस शेप का है? ये एटी ग्राफ बनाया मैंने इसी मोशन का। वीटी ग्राफ कैसा था? पैराबोलिक था कि नहीं था? ये कैसा है वीटी ग्राफ? यहाँ पे जो वरुण ने केस दिया उस केस में ये ग्राफ कैसा है? पैराबोलिक है कि क्या है? पैराबोलिक। पैराबोलिक पैराबोलिक से एक आगे जाएंगे, वीटी ग्राफ के बाद आता है एटी ग्राफ। एटी ग्राफ कैसा है? इसी का एटी ग्राफ कैसा है? शेप क्या है इसका एटी ग्राफ का? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जो बनती है बेटा y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, यानी वन ऑर्डर की, x का पावर यहाँ पे 1 रहेगा, या जो इक्वेशन होगी 1 ऑर्डर की 1 डिग्री की रहेगी, कहीं पे भी 2 पावर नहीं मिलेगा। पैराबोलिक ग्राफ आप यहाँ पे जो देख रहे हो उसकी जो इक्वेशन बनेगी वो 2 ऑर्डर की रहेगी। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू के वाई के, या x स्क्वायर ना बोल करके ऐसे बोलेंगे, t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4v या kv बोलेंगे। यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो 2 डिग्री की बनेगी। और जब इससे पीछे जाओगे एक्सट्री में जाओगे तो वहां पे 3 डिग्री की इक्वेशन बनेगी, 3 ऑर्डर की इक्वेशन बनेगी। बात समझ रहे हो यहाँ पे आप लोग क्या बात हुई है? चलो समझाता हूँ। बहुत अच्छा। यहाँ पे ये जो ग्राफ है वो कैसा है? पैराबोलिक। तो जो इसकी इक्वेशन होगी कितने पावर की, मैक्सिमम पावर कितनी रहेगी? क्या ऑर्डर रहेगा? मैक्सिमम पावर कोई तो ऑर्डर बोलते हैं, मैथ्स में पढ़ा है आपने, 10th क्लास में शुरू में पढ़ा है। ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन कितने पावर की रहेगी इक्वेशन? पैराबोलिक का 2 पावर की रहेगी। सर 2। हाँ, आपने देखा है कि आपने पीछे देखा है कि जब ऐसे बाउल बना रहेगा तो इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू kt रहेगी। यहाँ पर ऐसे बाउल बना रहेगा तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू kt। यहाँ पर अब आप बनाओगे तो यहाँ पर x पे तो टाइम है तो t स्क्वायर, और k y पे तो x है तो लिख दो, तो ये t स्क्वायर इज इक्वल्स टू ky होगा। अब उससे थोड़ा आगे बढ़ोगे तो अब 1 डिग्री कम हो गई। यहाँ पे कैसा शेप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का? स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, कैसा है वीटी ग्राफ का? अब आगे बढ़ोगे, एक्सटी ग्राफ से आगे बढ़ गया वीटी ग्राफ, तो वीटी ग्राफ में शेप कैसा है? इस ग्राफ का शेप क्या कहलाएगा? पैराबोल, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। अब इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना है? 1 ऑर्डर है, 2 ऑर्डर है, डिग्री कितना है? डिग्री बोलते हैं ऑर्डर बोलते हैं, तो मैं भी भूल गया ना। कितना मैक्सिमम पावर है? 1। y पे भी 1 पावर है, x में भी 1 पावर है। यहाँ पे इस इक्वेशन में, ऊपर वाली इक्वेशन में देखो t पे पावर 2 हो गए, तो इसका डिग्री हो गई 2, इसकी डिग्री होगी 1। अब यहाँ नीचे आगे आओगे तो ये एक्सेलरेशन आपको कांस्टेंट दिख रहा है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू c कांस्टेंट। आपको कहीं पे भी वेरिएबल आपको दिख ही नहीं रहा, एक फिक्स वैल्यू दिख रही है, कोई वेरिएबल दिख ही नहीं रहा। तो यहाँ पर जो डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी 0, यहाँ पर जो डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी 1, और यहाँ पर जो डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी क्या? 2। Am I correct? हाँ हाँ, ये समझने वाली बात है, जिसने समझ लिया बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी चीज है। हाँ बेटा बोलो। सर रिपीट करना थोड़ा सा फिर से। हाँ देखो, जब यहाँ पे एक्सटी ग्राफ की इक्वेशन जो कि पैराबोला है लिखा मैंने, तो इसकी डिग्री कितनी हुई? 2। मैक्सिमम पावर इस पूरे इक्वेशन में 2 थी। अब उससे आगे बढ़ा, वीटी ग्राफ बनाया तो y इक्वल्स टू mx प्लस c, इसकी डिग्री कितनी हुई? 1। यहाँ पर मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 1 है। अब उसके बाद जब मैं आगे बढ़ा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में, तो इसका एक्सेलरेशन क्या है भैया? यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है, मान लेते हैं 3 दी हुई, तो यहाँ पे कोई वेरिएबल रहा नहीं, एक ही वैल्यू हमको पता है, तो कोई वेरिएबल नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पर कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो डिग्री है वो क्या हो गई? 0 हो गई। तो जैसे जैसे आप एक्सटी से वीटी जाओगे, वीटी से एटी जाओगे, डिग्री पावर, डिग्री इक्वेशंस की कम होती जाएगी। 2 से 1 हो गई, 1 से 0 हो गई। बात समझ आई क्या? ठीक है सर। यस सर। इक्वेशन समझना है यहाँ पे, इक्वेशंस की डिग्री कैसे इंक्रीज या इक्वेशंस की डिग्री कैसे डिक्रीज हो रही है। वही सेम चीज अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ वीटी ग्राफ जो कि पैराबोला का है, तो पैराबोला का इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई? टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के वी, टी स्क्वायर इक्वल्स टू के वी। अब इससे आगे जाऊंगा तो 1 डिग्री और कम हो जाएगा, 2 डिग्री से 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c वाला इक्वेशन दिख रहा है एटी ग्राफ में। तो यहाँ पे जो डिग्री हो गई वो कितनी हो गई? 1 हो गई। और जब इससे मैं पीछे जाऊंगा, वीटी ग्राफ से पीछे जाऊंगा, तो डिग्री क्या हो जाएगी? 1 बढ़ जाएगी, यानी कि जब इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाऊंगा मैं, तो वो कितना हो जाएगा? 3 डिग्री का हो जाएगा। बात समझ आई क्या आप लोगों को? यस सर। जिसको नहीं समझ में आई उससे दोबारा पूछ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत। चलो बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, आप लोग बहुत अच्छे समझ गए कि आज बियॉन्ड
कैंटीन थैंक यू सर। क्या Thank you, तुमने sir. बात कैंटीन वैंटीन कहाँ से आ रही है यहाँ पे? सर बहुत बात कर रहे हैं। यस सर, हतिन डे सर बहुत बात कर रहे हैं। हाँ तुम भी तो बात कर रहे हो कंपनी। सर मैं तो चुप करवा रहा हूँ उनको, देखो सर मैंने मैसेज डाला। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं चुप कराने की, मैं बंद ही कर दूंगा। मैंने तो सर मैसेज लोग डाला बहुत था, तमाशा कर बस रहे हो। करो वही हतिन डे सर। अच्छा अच्छा अच्छा।